नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी की खास पेशकश में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज मेरे साथ बेहद खास मेहमान हैं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। हरिवंश जी, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी पर। धन्यवाद कीर्ति जी। सर, हम यहाँ केवड़िया में मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की। थीम थी कि किस तरह से समन्वय बढ़ाया जाए न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में। कई सारे महत्वपूर्ण सजेशंस भी आए। क्या आगे आपको लगता है कि किस तरह से, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में वेल डिफाइंड पावर्स हैं तीनों के, आगे और अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है? आप जानते हैं कि आज केवड़िया पूरी दुनिया में जाना जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा यहाँ सरदार पटेल साहब की लगी। महज 4-6 वर्षों में और ख़ासतौर से पिछले 2 वर्षों में एक बैरन लैंड पर, बंजर भूमि को इतनी सुंदर जगह बना देने में, जिसकी ख्याति देश और दुनिया में इस पैमाने पर हो जाए, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये संकल्प का परिणाम होता है, ये दूरदृष्टि का परिणाम होता है। ये जो व्यक्ति सचमुच इतिहास बनाते हैं, उनको अगर आप पढ़ें तो सदियां लगती हैं शहर बसाने में, लेकिन इतने कम समय में। और इस शहर में अलग अलग, जैसे आप देखें कैक्टस पार्क, क्या परिकल्पना है कि पार्क के पीछे, सफारी पार्क, हेल्थ पार्क, इस ढंग की परिकल्पना और उसको बिल्कुल कम से कम समय में 2-4-6 वर्षों के अंदर बिल्कुल साकार कर देना, यह चमत्कार है। इस भूमि का यह संदेश भी साथ में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अतिरिक्त। इस PIO सम्मेलन, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हम कहते हैं, आमतौर से देश भर के स्पीकर्स, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन या जो पीठासीन अधिकारी हैं, उसी रूप में विधानमंडलों के, विधानसभा और विधान परिषद जहाँ हैं, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या डिप्टी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वो इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं। और यह कॉन्फ्रेंस इस बार कोविड की चुनौतियों के बीच संपन्न हुई। सबसे उल्लेखनीय बात तो क्या भारत के अंदर इंटरनल एक आंतरिक क्षमता है इस देश में कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में इसका सफलता से आयोजन एक ऐसी जगह में जो प्रेरक भूमि है कई कारणों से, वहां सफलतापूर्वक होना, यह हमारे देश की अंदरूनी क्या टैलेंट है, कार्य क्षमता है, संकल्प है। पहला तो उसका परिचायक है। दूसरा, इसका विषय बड़ा महत्वपूर्ण था, जो आपने बताया कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच आपसी संबंध के बारे में बड़ी खुली चर्चा हुई और बड़े खुले मन से कल आपने हमारे उपराष्ट्रपति जी को भी सुना, राष्ट्रपति जी को भी सुना, और इसके बाद अलग अलग देश भर से आए स्पीकर्स से लेकर अन्य कई महत्वपूर्ण लोगों को, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के जो संसदीय नेता हैं उनका आपने विचार सुना। अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग राज्यों से, जिनमें अलग अलग सरकारें हैं, उन सब के स्पीकर्स के विचार आपने सुने। कैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बैलेंस ऑफ पावर की कल्पना की थी ताकि संतुलन बना रहे। हमारे यहाँ वेल डिफाइंड अलग अलग तीनों के उस रूप में जैसे ब्रिटेन में या अमेरिका में है, उस ढंग का विभाजन नहीं है, बल्कि तीनों को साथ रखा गया है, क्योंकि देश यह एक मल्टी कल्चरल कंट्री, मल्टी रिलीजियस कंट्री, अलग अलग संस्कृतियों का, अलग अलग भाषाओं का देश है। तो इस परिवेश में कैसे ये संस्थाएं मिल करके आपस में लोकतंत्र को मजबूत करें, संस्थाओं के बीच रिश्ता मजबूत हो, इस परिकल्पना के साथ चीजें हुई। 15-20 वर्षों बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश से एक मामला आया, जिसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा और उच्च न्यायालय आमने सामने थे, फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में रेफर किया गया। उसके बाद से कई चीज़ें, आप खास तौर से पहले PIL का दौर शुरू हुआ PN भगवती के ज़माने में, उसके बाद अब एक्टिव एक तरह से जुडिशियल एक्टिविज्म का या जुडिशियल ओवररीच का भी दौर आप सुनती हैं। तो अंततः इन तीनों के बीच कैसे संतुलन बने, इस पर बहुत व्यापक चर्चा हुई। और मैं इस मत का हूं
कि बजाय किसी की आलोचना करने कि हम एक किसी और संस्था की आलोचना करें, दूसरी संस्था किसी और की आलोचना करें, इसके बजाय कैसे हम बेहतर हो। और यही स्पीकर्स जो भी रहे उनकी आम सहमति एक तरह से थी। लेकिन कहाँ कहाँ हमने अपने मार्ग से हम भटके या क्या क्या कहाँ कहाँ भूलें हुई हैं, इस पर बड़े खुले मन से चर्चा हुई इस स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में। और माननीय उपराष्ट्रपति जी ने तीनों के बीच की लक्ष्मण रेखा को बहुत स्पष्ट ढंग से बताया। कार्यपालिका उन्हीं कानूनों के द्वारा शासन करती है जो विधायिका तय करती है, और ये दोनों बने हैं संविधान के द्वारा। विधायिका सीधे लोगों के प्रति जिम्मेदार है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार है। तो कार्यपालिका विधायिका में कितना भी संबंध है अगर मतलब तनावपूर्ण हो, लेकिन वो बहुत दूर जा नहीं सकता, क्योंकि कार्यपालिका जन्म ही लेती है विधायिका से। मोस्टली कार्यपालिका के सारे सदस्य लगभग विधायिका से ही आते हैं, और उनमें से अधिसंख्य लोकसभा से डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं। तो ये रिश्ता तो लगातार बने रहेगा। लेकिन इन कानूनों के वॉच के लिए हमारी व्यवस्था में न्यायपालिका है। न्यायपालिका कैसे और मजबूत हो, उन कानूनों को देखे कि कानून जो संविधान की स्पिरिट है उसके अनुसार बन रहे हैं ना, वो प्रशासनिक आदेश, वह पॉलिसी डिसीजन का काम न करे। इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुई। बड़े खुले मन से कल मैंने भी इस तथ्य को सामने रखा कि कहाँ कहाँ विधायिका से भूले हुई हैं कि हमने अपने दायित्व का पालन नहीं किया। जैसे मैंने कल एक उदाहरण दिया मोटर व्हीकल एक्ट का, जो एक्सीडेंट्स वगैरह के बारे में थे। 1988 में वह कानून बना। वो सब लगभग 1914 का पुराना कानून था। सारे कानून तो अंग्रेजों के ज़माने के थे, उनमें बदलाव बीच बीच में हुआ। 1924 का शायद कानून है मूलतः। उसके बाद एक दो बार उसमें संशोधन हुए। 1988 में अंतिम संशोधन हुआ। उस वक्त गाड़ियों की रजिस्टर्ड संख्या थी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास। 2016 में अंततः कानून पुनः उसको लाने की कोशिश हुई, पास हुआ शायद 2018 के आसपास। मतलब 2018 और 88 इसके बीच में 2016 आते आते रजिस्टर्ड वाहनों की संख्या होगी लगभग 22-23 करोड़ देश में। एक्सीडेंट्स बढ़ गए, क्लेम बढ़ गए, सारे कोर्ट में जाने लगे, लोगों को न्याय नहीं मिलने लगा, लोग गए अदालतों के पास, अदालतें फैसला करने लगी। तो अदालतें तब इंटरवेन करने लगी जब विधायिका का मूल काम कानून बनाना था, उसने नहीं किया। 88 के बाद जो जिम्मेदारी उसकी थी कि उदारीकरण के बाद अगर इतनी बड़ी संख्या में दुर्घटनाएं बढ़ने लगी, गाड़ियां बढ़ गई देश में, वाहनों की संख्या बढ़ गई, तो उनके मैनेजमेंट की, ट्रैफिक कंट्रोल की, सिस्टम की देख रेख के लिए बेहतर कानून तो बनाए। तो हमने जहां जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट किया वहां वहां जुडिशरी ने काम करना शुरू किया, क्योंकि नेचर में कहीं वायड नहीं रहता। ये मैंने विधायिका के तौर पर मुझे क्या लगा, ये मैंने कल उसमें अपने बातचीत में रखा था। और साथ ही बताया कि न्यायपालिका कई ऐसी चीजों में, लगभग हमने 14-15 उदाहरण बताए। अब किस टोल टैक्स में कितना लगेगा और कहां क्या पैसा देगा, ये न्यायपालिका का काम नहीं। हो सकता है कई डिसीजंस में स्पिरिट अच्छे हों। जैसे मैंने कहा कल कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सारे लोगों के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। इसका स्पिरिट बेहतर है। ये सरकारों का काम है इंश्योर करना। हम सरकार को कैसे और बाध्य कर सकते हैं कि वो ये काम करे, क्योंकि सरकारी स्कूलों पर ह्यूज फंड, बड़ी राशि खर्च हो रही है, पर वहां शिक्षा का स्तर कैसे खराब रहे। असर की रिपोर्ट आती है, क्लास 9 के लड़के क्लास 2 का मैथ हल नहीं कर सकते, ये कैसे चले। तो पर न्यायालय इस तरह के आदेश को अगर हाथ में देगा तो एक सीमा का अतिक्रमण होगा। मैंने कई ऐसे उदाहरण बताए, और अंत में मैंने बताया कि पीआईओ कॉन्फ्रेंस में आज से नहीं 91 से कितनी बार हम लोगों ने तय किया है इस विषय पर समय समय पर कि ये प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल आपातकालीन बैठकें हुई है, उसका भी मैंने उदाहरण दिया। क्या क्या उसमें डिस्कशन हुआ ये भी बताया। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोट बताया, जो बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने 49 में कहा है संविधान सभा में। उसके बाद जस्टिस मार्कंडे काटजू का भी कहा, क्योंकि उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म कैसे खतरा है खुद सिस्टम के लिए। और अन्य कई स्पीकर्स के बताए, सोमनाथ चटर्जी से लेकर और बाकी लोगों के, कि क्या इसकी स्थिति। ये सारे लोग बहुत महत्वपूर्ण ढंग से सोचने वाले लोगों में माने जाते हैं समाज में, तो उनके कोट्स मैंने बताए। लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा
कि हमारा मकसद ये ना चाहिए एक इंस्टीट्यूशन दूसरे को अगर कमज़ोर करने की का काम में अगर हम लगें, तो इंस्टीट्यूशन जब कमज़ोर होने लगेंगे कीर्ति जी, तो उनमें फिर लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। अगर हम मजबूत रहेंगे तो ही न्यायपालिका मजबूत रहेगी, न्यायपालिका मजबूत रहेगी तभी हम लोग भी मौजूद रहेंगे, सबकी साख बनी रहे कार्यपालिका के। ये हमें आपस में बातचीत करके, डायलॉग से इश्यूज को ले करके उनसे एक संवाद स्थापित करके हल करना चाहिए। मैंने प्रस्ताव कर रखा था और मुझे लगता है कि सभी लोग इसी मत के हैं कि इस स्थिति से कैसे हम निकलकर एक और स्वस्थ स्थिति में आए, ये संतुलन बने, इसके लिए हम मिलकर काम करें। सर, ये तो बात रही संतुलन की, लेकिन लगातार हम कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो मेंबर्स के, चाहे वो विधायक हों या फिर सांसद हों, उनके बारे में भी बात करते आए कि कैसे डिसरप्शन कम हो और जो जनता के सरोकार के मुद्दे हैं वो सामने आए और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। इसके लिए आगे क्या हो सकता है? दरअसल मैंने कुछ चीज़ें आज अपनी बातचीत में सामने रखी, आपने गौर किया होगा। मैं आपको बहुत ब्रीफली बताता हूँ मैंने कहा क्या। मैंने कहा कि सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारे यहाँ कानून हैं जिनसे हम अपने हाउस का प्रोसीजर के तहत संचालन करते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या लोकसभा के कानूनों पर एक तरह से विधानसभाओं के भी कानून आधारित हैं। उन कानूनों का ओरिजिन है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली आई 1920 में, उसके बाद जो कानून बने वही आज़ादी के बाद उनको संशोधन करके 1952 में लोकसभा ने अडॉप्ट किया, 62 के आसपास राज्यसभा ने अडॉप्ट किया। उसमें समय समय पर उन प्रोसीजर्स में जरूरी या फंक्शनल या कई बार बड़े महत्व के भी चेंज हुए हैं, पर कई ऐसे चेंजेज हैं जो आज के संदर्भ में होना चाहिए। मैंने बेसिक एक इशू सामने रखा कि ये सारे कानून बने हैं फिजिकल एज के और हम डिजिटल एज में हैं, तो उसके अनुरूप हमें कम से कम सोचना चाहिए। मैंने कुछ उदाहरण भी दिए कि लोकसभा जैसे रूल्स ऑफ प्रोसीजर आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेचर, जिसकी नींव 1920 में पड़ी। यही रूल्स दे वर मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड इन 1952 जब संविधान आया। डे टू डे कामकाज में आवश्यकता अनुसार प्रोसीजरल चेंज हुए, उनमें से कुछ कंप्रहेंसिव भी थे कीर्ति जी, पर मेरी जानकारी में बेसिक ओवरऑल समय के साथ होलिस्टिक चेंज शायद नहीं हुए। ये मेरा निजी विचार है। आपने देखा राज्यसभा में भी इसी तरह 64 में रूल्स अडॉप्ट किए गए, हमारा भी प्रोसीजरल चेंज हुए हैं जब जब जो रिक्वायरमेंट पड़ी वो होता रहा है। मेजर कॉम्प्रहेंसिव बदलाव भी राज्यसभा में हुए हैं, पर बदले समय के संदर्भ में दुनिया के फ्यूचरोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम अपने जीवन में 2016 में कहा था, कुजिनेट्स से जो माने जाते हैं कि हमारे दुनिया के सबसे बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है उसके बारे में वो बताते हैं, कहा 20,000 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है वो अपने लाइफ टाइम में हम देखने वाले हैं। 16 में कहा था, मान लीजिए 50 वर्ष 60 वर्ष के अंदर 20,000 वर्षों का चेंज होने वाला है, तो हम क्या किस ढंग से काम करेंगे। अब जैसे मैंने कहा उदाहरण के तौर पर कि आज भी संसद और विधानमंडलों के संदर्भ में संविधान के आर्टिकल 193 में कहा गया है कि एक स्ट्रेंजर अगर सदन की कार्यवाही में भाग लेता हुआ किसी तरह से मिल गया, हालांकि बहुत उसमें सख्ती रहती है, यह लगभग असंभव जैसी स्थिति है कि इन सारी चीज़ों को जिस तरह की सिक्योरिटी है वो पार करके कोई स्ट्रेंजर आ जाए, स्ट्रेंजर शब्द डिफाइंड है हमारे यहाँ, और वो वोटिंग में भाग ले ले, तो उसको मैक्सिमम पनिशमेंट है 500 रुपये। ये संविधान सभा में इसका विरोध हुआ था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मुझे लगता है कि इस पर विचार करना चाहिए। और राज्यसभा में ये आपको पता है ही कि हमारे सभापति जी ने एक कमेटी बनाई थी 2018 में वीके अग्निहोत्री जी के चेयरमैनशिप में, जो संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और बाद में राज्यसभा के महासचिव थे। इस समिति ने 77 अमेंडमेंट सजेस्ट किए हैं, जिनमें 124 नए रूल्स जोड़ने की बात है। चेयरमैन साहब द्वारा 184 डायरेक्शन देने का सुझाव है। उल्लेखनीय बात है कि समय की चुनौतियों के तहत 25 अमेंडमेंट फ्यूचरिस्टिक नेचर के हैं। इसके अलावा पूरे रूल्स को जेंडर न्यूट्रल करने का भी प्रस्ताव है। ये कुछ नए चैप्टर्स भी जोड़ना चाहता है। यह जीपीसी जो जनरल पर्पस कमेटी है, जिसमें सारे दलों के लोग हैं, उनके विचाराधीन है। मैं इस बात का सहमत हूं कि सारे दल मिलकर के ही ये काम करें आम सहमति से, और मुझे लगता है कि सभी जब बैठेंगे तो एक साथ विचार करेंगे तो उनको भी लगेगा कि समय जो गुजरा है उसमें हमें क्या नई चीज़ें करनी चाहिए।
अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी रूल्स का कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने के लिए 2019 में एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। इसी तरह अप्रासंगिक कानूनों का देखिए, 2020 तक लगभग 1500 पुराने पड़ चुके कानून खत्म किए गए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में था। हर राज्य विधानसभा भी कानून बनाती है। कितने कानून किन विधानसभाओं ने बनाए, कितने वहां से पुराने पड़ चुके वो खारिज किए गए, ये जरा पता करना चाहिए। मैं तो बहुत ढूंढने की कोशिश की, मैं विफल रहा। लेकिन जरूर हमें हमारे देश में कौन से कानून है, कौन चला, ये तो पता चलना चाहिए ना। कुछ देशों में एक्ट पास हो रहे हैं, सनसेट क्लॉज, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि हमारे यहाँ भी ये चीजें हम जिसका उन्होंने जिक्र किया बातचीत में, तो सर उसमें ऑटोमेटिकली लैप्स हो जाएंगे जब कानून की अवधि पूरी हो जाएगी। तो हमें भी इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। आपने कॉस्ट की बात कही कि जब समय बदलता है और उसके अनुसार हमारे जो लॉज हैं वो नहीं बदलते, तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत होती है। इस पर थोड़ा समझना चाहूंगी कि किस रेफरेंस में आपने कहा किन चीज़ों पर ये एप्लीकेबल है। दरअसल पिछले राज्यसभा में आने के बाद से ही मैं लगातार सोचता था, जब मैं मोटर व्हीकल अमेंडमेंट से संबंधित बिल की कमेटी में था, इसकी जो संयुक्त कमेटी होती है लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की, उस कमेटी में मैं था। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि लगातार इस पर पीआईएल दाखिल होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन कानून क्यों नहीं बन पा रहा। तो मैं उस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा क्यों कानून डिले होते हैं। तो मैंने अध्ययन करने की कोशिश की। मैं आपको बताऊं कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 1968 में लाया गया, पास उसका कानून, कानून तो बना, लेकिन 19 में कानून अस्तित्व में आया, कानून डिफाइंड हुआ 51 वर्षों बाद। मुझे याद आया कि 50-60 में एजी नूरानी की किताब आई थी, मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट, यानी जिस सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, तब था, उसी वक्त लोकपाल बिल की कल्पना की गई। सांथानम कमेटी बनी थी, शायद शास्त्री जी के ज़माने में या पंडित जी के अंतिम दिनों में, ये वर्ष मुझे याद नहीं। तब तक इस तरह के मामले ऊपर के स्तरों पर बड़े जगहों पर थे, जिसमें एजी नूरानी की पुरानी किताब का मैंने हवाला दिया। अब अगर उसी वक्त ये कानून बन गया होता तो समाज में जो ऊपर में इस तरह की गड़बड़ियों की स्थिति थी या जो माहौल था, वो नीचे तक नहीं आता। तो क्या देश ने इसमें उसकी कीमत चुकाई है। और अगर मैं आपको क्लियर बताऊं, जैसे द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अमेंडमेंट एक्ट 2018, खाद्य मिलावट में, दुनिया के दूसरे देशों में खाद्य मिलावट से अगर किसी को बीमारी होती है, कुछ होता है, तो फांसी तक का प्रावधान है मिलावट करने वालों के लिए। रोज पार्लियामेंट में मामला उठता था। यह 1954 में भारत में बना, 64 वर्षों बाद बदला कीर्ति जी 18 में कानून बना। ऑटोमोबाइल रेगुलेशन का बताया, 1988 में ये बना था। रजिस्टर्ड वाहन की संख्या थी लगभग 1.5 करोड़। 2016 में ये संख्या हो गई लगभग 22 करोड़ के आसपास। कानून बना 2018 में, 30 वर्षों बाद। देश ने कितनी कीमत चुकाई। इस्टोनिया देश की आबादी के बराबर 10 वर्षों में 2008 से लगभग 18 के बीच 15 लाख से अधिक लोग मरे हैं सड़क दुर्घटनाओं में। उनके परिवार पर क्या असर पड़ा, उनकी क्षतिपूर्ति कितनी गई, आप सोचे कभी कि इन कानूनों का असर समाज पर क्या पड़ा। द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 में बना, पर आवश्यक कानूनी बदलाव 2016 में, वो 28 वर्षों बाद अमेंडमेंट, तब वो कानून इफेक्टिव हुआ। बन पहले गया था। अगर वो बना होता तो सामाजिक जीवन में जो भ्रष्टाचार की स्थिति आप देखती हैं, वो 88 में जहाँ था वहीं रुक जाता, यहाँ तक नहीं पहुँचता। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन एक्ट 2014 का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। 2014 में आया था, 2018 में पास हुआ। 4 वर्षों में देश का ट्रांसमिशन और संचरण और वितरण, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में लॉस था, वो लगभग 16,586 करोड़ से अधिक, 16,587 करोड़ का अनुमान है। अब आप जोड़ दें कि हर वर्ष कितना नेशनल एक्सचेकर से लॉस हो रहा है। न्यू इंसॉल्वेंसी रिजम, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, यह बैंकों की जो हालत लगातार बन रही है, हम जो स्थिति में पहुंच गए थे, जो सरकार ने किस तरह से उबारा है। 60 में लॉ कमीशन ने बैंक्रप्सी रिपोर्ट पर कानून की चर्चा की थी। 60 में कानून बन पाया। अभी अनेक कानूनों की सूची है। अब इनका सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट, इनका मोरल कॉस्ट क्या देश ने चुकाया है, ये किसी को अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये सिंपली इट इज स्तब्ध करने वाला।
अगर समय के अनुरूप आप कानून नहीं बना सके तो उसकी भारी कीमत यह मुल्क चुकाता है और मुल्क ने चुकाया है। आज जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आप काम करें, पता करिएगा वहाँ ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, आज प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। लेकिन एक सिंपल चीज किसी ने मुझे बताया कि बांध बहुत दिनों से बन गया था, बांध का फाटक दरवाजा न जाने कितने दिनों से बनकर रखा था, लगा अभी 2 वर्ष पहले शायद। इसी तरह देश में अनेक प्रोजेक्ट्स भी हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, वो शुरू हुए 52 में, पूरे हो रहे हैं मान लीजिए 2020 में, तो कितना कॉस्ट बढ़ा होगा। इस तरह के अनेक प्रोजेक्ट्स हैं, रोज लोग उद्घाटन करते हैं पर वो काम पूरा नहीं होता। उसी तरह कानूनों का असर है कि कानून भविष्य को नियंत्रित करने के लिए बनते हैं, समाज को दिशा देने के लिए बनते हैं। अगर समय से कानून नहीं बने तो उनका गहरा असर समाज पर पड़ता है। अनेक क्षेत्रों में समाज ने बड़ी कीमत चुकाई है। चलते चलते सर, संविधान दिवस भी मनाया गया, रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो है और उसकी जो वैल्यूज़ हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि आम लोगों तक पहुंचना है। KYC, नो योर कस्टमर, और अब नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये आम लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं? दरअसल उन्होंने बड़े अच्छे सुझाव दिए। और उसके पहले मैं एक चीज़ और कह दूं, जो आपने कहा था कि हाउस में जो चीज़ें तय होती हैं, कई बार सामूहिक निर्णय हमने लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर। जब हमारी आज़ादी के 50 वर्ष हुए, आज़ादी का 25 वर्ष हुआ, या कोई ऐसा और अवसर आया कि हम वेल में नहीं जाएंगे, हम क्वेश्चन और डिसरप्ट नहीं करेंगे। ऐसे अनेक संकल्प हम लेते हैं और इन सदनों में लेते हैं जो देश को रास्ता दिखा रही है, जो देश की नीति तय कर रही है। मैं ये बार बार कथन आपको कहता हूं कि महाजनो येन गता सुपंथा, ये महाभारत में कल्पना है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं वो राह दिखाते हैं। तो ये सबसे वरिष्ठ सदन में अगर हम शपथ लेकर के उन्हीं कामों को करते हैं तो इससे क्या जनमानस पर असर पड़ता है। इसलिए निश्चित तौर से उस दौर में, और आज चुनौतीपूर्ण समय है कोरोना का, ऐसा समय अगर जीवन में देश में आता है तो कैसे संसद काम करे, इस पर सबको मिलकर आम सहमति बनानी होगी। और मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सारे दलों के बीच आम सहमति से ही हम चीजों को आगे ले जा सकते हैं, और यह बनना चाहिए। ये संविधान ही हमारे जीवन को नियंत्रित करता है, हमारे भविष्य पर असर डालता है। और प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना थी कि संविधान दिवस मनाया जाए। अभी पिछले 5 वर्षों से शायद लगभग हम मना रहे हैं। तो ये संविधान का स्पिरिट बच्चों बच्चों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, लोग संविधान को जाने। इसके लिए जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कैसे और क्रिएटिव ढंग से कॉलेजेस में जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बड़े अच्छे सुझाव दिए कि जैसे हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं, तो जब मान लीजिए कोई बिल्कुल शिक्षा पर बात होती है तो प्रोफेसर्स को, हम विद्यार्थियों को हम आमंत्रित करें पूरे देश में, वो सुने हर पक्ष की बात कि उनके भविष्य की बात कहाँ हो रही, ताकि वो जज कर सके। क्योंकि भविष्य के फ्यूचर स्टेक होल्डर वो हैं, उनके भविष्य के लिए हम बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जिनके लिए हुकूमत है उनको इस इंस्टीट्यूशन से जोड़कर, इनको पास लाकर हम ये सारी चीज़ें दिखाकर, ट्रांसपेरेंट करके कैसे काम चले, ये प्रधानमंत्री का बड़ा सकारात्मक, और मुझे लगता है ये पहली बार किसी ने इस तरह की चीज़ें सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े पद से कही हैं कि ये काम होना चाहिए। निश्चित तौर पे इसके बाद इस काम को अपने ढंग से सोचकर लोग आगे बढ़ाने वाले हैं, वो जरूर इसको गति देंगे। हरिवंश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमसे बहुत महत्वपूर्ण बातें की, अपने सुझाव दिए और अनुभव भी साझा किया। राज्यसभा टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कीर्ति जी। आप आज हम लोग केवड़िया में यह बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा होगा कि कितनी गंभीर सार्थक चर्चा और किस तरफ देश संवैधानिक भावना के अनुरूप चले, इसके लिए यहाँ किस रूप में विचार विमर्श हुआ। इस चुनौतीपूर्ण समय के बीच आपने बातचीत की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यसभा टीवी को बहुत धन्यवाद।